अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, आज हमारा बीएफडी का लेक्चर नंबर 55 है। टॉपिक है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। हमारा जो आज का एजेंडा है उसमें हमने आज इंटरेस्ट रेट रिस्क पढ़ना है। प्रीवियस लेक्चर में हमारा एक्सचेंज रेट रिस्क मुकम्मल हो गया था। आज हमने पढ़ना है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहली बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर लिखें, निकालो कॉपी और लिखो कॉपी पे, और इसको बार बार देखना है क्योंकि अब मिक्सिंग शुरू हो सकती है, मस्ट नहीं है। कई लोगों को नहीं होती। मैं टॉपिक पे आने से पहले ये लिखवा रहा हूँ, अभी टॉपिक नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, बाइंडिंग या नॉन बाइंडिंग। बाइंडिंग या नॉन बाइंडिंग है। उसके बाद ओवर द काउंटर या स्टैंडर्डाइज्ड। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, फिजिकल डिलीवरी सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डिलीवरी या कैश सेटलमेंट। फिजिकल डिलीवरी या कैश सेटलमेंट। एक चीज़ आपने मुझे बतानी है, मेरे ज़हन से निकल जाएगी, ये इससे हटके है। फ्यूचर में कॉन्सेप्ट होता है मार्क टू मार्केट। मार्क्ड नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन आपने ना नोट्स पढ़ते हैं ना पूछते हैं, तो मेरे ज़हन से निकल जाना है। उस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है 5 नंबर का, तंग करने के लिए। मार्क्ड वो कैसे करते हैं, समझ आ रही है? तो ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल में बता दूंगा। फ्यूचर्स में है, करेंसी फ्यूचर है, चाहे इंटरेस्ट, जो भी फ्यूचर्स है, इवन कमोडिटी फ्यूचर में भी आ सकता है। क्या नाम है कॉन्सेप्ट का? मार्क टू मार्केट। ये हमने पढ़ा नहीं, मेरे ज़हन से स्किप हो गया था। चलो ये ख़त्म करके फिर भी इसमें भी इंटरेस्टेड करवाना है, इंटरेस्टेड फ्यूचर, तो वो मैंने ज़रूर बताना है। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम वो पढ़े ना, आई कैप वो पेपर में दे दे कैलकुलेशन, क्योंकि एसीसी में भी आती है वो कभी कभी 3 से 5 नंबर की, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। वो जैसे कल टिक वाला काम नहीं किया, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो हिसाब है उसका भी। जो आप फ्यूचर में गेन लॉस निकालते हैं ना, अगर आप उसको डेली बेसिस पे कैलकुलेट कर लें, उसको कहते हैं मार्क टू मार्केट। मार्क टू। अच्छा जी, मुझे बताएं, अब आपने बताना है। हमने सबसे पहले पढ़ा था कमोडिटी का टॉपिक। क्या पढ़ा था? कमोडिटी प्राइसेस का रिस्क। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? कमोडिटी प्राइसेस का रिस्क। और उसमें हमने कमोडिटी का फॉरवर्ड पढ़ा था। कमोडिटी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था।
फिर हमने कमोडिटी फ्यूचर पढ़ा था, फिर एक होता है कमोडिटी ऑप्शन, वो हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने करेंसी ऑप्शन पढ़ा दिया है, उसकी बेस पे ये हो सकता है, सेम छापा है सोल्यूशन। कमोडिटी फॉरवर्ड, कमोडिटी फ्यूचर्स और कमोडिटी ऑप्शंस। जैसे एक सवाल था CM लिमिटेड जिसमें कॉपर का प्राइस रिस्क मैनेज किया था हमने, वो कमोडिटी का था सवाल। अब मुझे बताओ भाई, आपने बताना है भाईजान, ये तीनों फिल कराओ कॉलम कमोडिटी फॉरवर्ड में। सर कमोडिटी फॉरवर्ड जो होता है बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग होता है, बिल्कुल शाबाश, बाइंडिंग होता है। ठीक है, उसके बाद ये OTC होता है, कस्टम होता है, टेलर मेड होता है। हाँ, OTC या कस्टमाइज हमारी मर्जी का होता है जी, और दो पार्टीज जो मर्जी कर ले ये एग्रीमेंट, टेलर मेड भी कहते हैं इसको। OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर, यानी दो पार्टीज अपनी मर्जी का जैसे चाहें कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। कमोडिटी फॉरवर्ड की बात हो रही है। जी जी। अगला बताएं। सर इसके अंदर फिजिकल ट्रांसफर ऑफ एसेट या कैश पेमेंट होती, यानी फिजिकल ट्रांसफर फिजिकल ट्रांसफर होगी कि नहीं, आपने जिस कमोडिटी का एग्रीमेंट किया है पार्टी के साथ बाइंडिंग, क्या वो पार्टी आपको कमोडिटी देगी या प्राइसेस का डिफरेंस देगी? ये आपको कमोडिटी फिजिकल उसके हाँ, ट्रांसफर ये का फिजिकल डिलीवरी होती है इसमें। रियल लाइफ में हो सकती है कैश, लेकिन हमारी किताबों में कमोडिटी फॉरवर्ड की फिजिकल डिलीवरी होती है, जिससे मैंने एग्रीमेंट कर लिया ना कि मुझे कॉपर चाहिए इस प्राइस पे, तो मुझे उससे कॉपर मिलेगा। रियल लाइफ में तो दोनों होती हैं, तो लेकिन मैं अब कौन सा रियल लाइफ में, हमें कैसे याद रखना पड़ेगा? तो किताबी बात है आपके सिलेबस के लिए कि कमोडिटी का फॉरवर्ड जब भी आ जाए आपने उसकी फ़िज़िकल डिलीवरी एज्यूम करनी है कि जिस पार्टी के साथ आपने कॉपर को ख़रीदने का एग्रीमेंट किया है, जिस प्राइस पे किया है, वो पार्टी आपको उस प्राइस पे और उतनी क्वांटिटी देने की पाबंद है। और क्वालिटी भी हाँ वो भी लॉक्ड होगी ना, लॉक्ड होगी, लेकिन वो क्वालिटी एक सब्जेक्टिव है थोड़ा सा, क्वांटिटी कैन बी क्वांटिफाइड, क्वालिटी तो सब्जेक्टिव है। मेरे लिए जो चीज़ इन्फीरियर क्वालिटी है शायद किसी और के लिए वो रीजनेबल क्वालिटी हो, ग्रेडिंग अथॉरिटी से वो हो सकता है। अगर किसी चीज़ की क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है तो, लेकिन हम कहते नहीं। आगे बताएं जी, कमोडिटी फ्यूचर भाई जनाब, ये भी बाइंडिंग एग्रीमेंट है या बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। आगे हाँ, स्टैंडर्डाइज है, ब्रोकर से होता है, बाज़ार में किसी से चलते फिरते बंदे से नहीं हो सकता, कोई सी दो पार्टीज नहीं होगी, ब्रोकर के साथ होगा, फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, सारी बातें बताई हुई हैं। और हाँ, इसमें आपको फ्यूचर मार्केट से कमोडिटी नहीं मिलनी, कमोडिटी बाज़ार से ही लेनी है, फ्यूचर मार्केट से आपको गेन मिलेगा या लॉस देना पड़ेगा, तो ये कैश सेटल्ड होता है, आपको गेन लॉस मिलेगा फ्यूचर मार्केट से। कैश सेटल का मतलब गेन होगा तो मिल जाएगा, लॉस होगा तो आप पे करें, और वो पैसे जो गेन के मिलेंगे वो आप कमोडिटी लेने में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बल्कि करेंगे ही। कमोडिटी ऑप्शंस बताएं जी, आपने बताना है, वैसे पढ़ा नहीं हमने, लेकिन आप गेस करें। सर ये नॉन बाइंडिंग, ये नॉन बाइंडिंग होता है। ऑप्शन जब भी आता है इसका मतलब है यू हैव द चॉइस, जी या बाज़ार से कमोडिटी ले लो या ऑप्शन के तहत ले लो। उसके बाद कमोडिटी ऑप्शन जी सर ये भी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं, इसमें दोनों अवेलेबल है। वैसे मैंने ये पहले सोचा था ये दोनों ही ओवर द काउंटर ऑप्शन भी हो सकता है, जैसे कल हमने एक सवाल में किया था, कमोडिटी का नहीं किया था, करेंसी का। ये स्टैंडर्डाइज भी हो सकता है जिसको ट्रेडेड ऑप्शन कहते हैं, ये दोनों होते हैं जी। इनमें कैद नहीं है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वैसे ना आई कैप में ओवर द काउंटर आया हुआ है और ये आसान होता है। अच्छा बताओ भाई। फिजिकल डिलीवरी होती है, हाँ जी, इसमें कमोडिटी वाले में हाँ फिजिकल डिलीवरी होगी। तो सर आपने बोला था कि सिर्फ उसमें फ्यूचर्स के अलावा हाँ, होती है, वो अब आगे आते हैं ना। नेक्स्ट आ जाए जी, कमोडिटी प्राइसेस के रिस्क। अब आपको ये बात समझ आने को मिल जाएगी कि फ्यूचर में सिर्फ हमने गेन लॉस निकालना है, बाकियों में जिससे कमोडिटी का एग्रीमेंट किया है वो कमोडिटी आपको देगा।
ठीक है। हाँ, इसमें आप पाबंद नहीं है, बाज़ार में सस्ती मिल रही हो कमोडिटी तो बाज़ार से ले लो। आ जाए जी, कमोडिटी प्राइस ऑप्शन को लैप्स कर दो। इसके बाद हमने पढ़ा एक्सचेंज रेट रिस्क। क्या पढ़ा? एक्सचेंज रेट रिस्क का टॉपिक पढ़ा। इसमें कुछ माइनर टेक्निक्स थी, वो तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही है ज़्यादा, और वो इंटरनल है, वो किसी थर्ड पार्टी से नहीं होती। नेटिंग हो गई, मैचिंग हो गई, लीडिंग लैगिंग हो गई, वो नहीं मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि वो हमारे इदारे की अपनी इंटरनल टेक्निक्स हैं। उसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, वो मेजर भी नहीं है। उनमें से सिर्फ मैचिंग है जो बाय डिफ़ॉल्ट लग सकती है, बाकी जो कहेगा वो करना है। हाँ, वो आपको जो कहेगा। अच्छा जी, अब आ जाए एक्सचेंज रेट रिस्क में हमने पढ़ा था पहला करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। करेंसी फॉरवर्ड, इसके साथ भी वही है, बाइंडिंग है एक तो, हाँ कॉपी है, बाइंडिंग है, ओवर द काउंटर है, और ये कैश यानी फॉरेन करेंसी वो आपको देगा, प्रोवाइड करेगा। जिसके साथ एग्रीमेंट करेंगे वो आपको फॉरेन करेंसी देने का पाबंद है, या आप उसको देने के पाबंद हैं अगर फॉरेन करेंसी रिसीट है। करेंसी फॉरवर्ड के बाद हमने पढ़ा था करेंसी फ्यूचर्स। तो ये भी एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है, गेन होगा तो मिल जाएगा, लॉस होगा तो दे देंगे। ये स्टैंडर्डाइज या ट्रेडेड होता है, ब्रोकर के साथ होगा, और ये कैश सेटल है सेम। कमोडिटी बाज़ार से ही लेंगे या करेंसी बाज़ार से ही लेंगे, ओपन मार्केट के स्पॉट रेट पे, बस आप फ्यूचर मार्केट का गेन लॉस यूज़ कर लेंगे नेट आउटकम में। इसके बाद था करेंसी ऑप्शंस। करेंसी ऑप्शंस वो नॉन बाइंडिंग है। करेंसी ऑप्शन क्या है? नॉन बाइंडिंग है, ओवर द काउंटर भी हो सकता है, ये ट्रेडेड भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है इसमें। अगर ट्रेडेड ऑप्शंस होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट साइज क्वेश्चन में दिया होगा, अगर ओवर द काउंटर होंगे तो उसने प्रीमियम की अमाउंट खुद निकाल के दी होती है, वो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसमें नहीं होते, इसमें होते हैं। अच्छा जी, ये करेंसी ऑप्शन भी फिजिकल डिलीवरी वाला है। हम कंपैरिजन करके देखते हैं, बाज़ार से लेना चाहिए करेंसी या ऑप्शन के तहत एक्सरसाइज प्राइस पे ले लेनी चाहिए। इसके बाद एक मनी मार्केट पड़ा था, मैंने कहा था मनी मार्केट जो है ना वो एक आर्टिफिशियल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जी। क्या है? आर्टिफिशियल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको आपने फॉरवर्ड की तरह खुद से एक आर्टिफिशियल फॉरवर्ड क्रिएट किया है, तो इसको कहते तो नहीं, लेकिन आप इसको बाइंडिंग समझ लें, क्योंकि जिस बैंक में आपने लोन लिया उसको वापस देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, जो डिपॉजिट कराया वो भी, तो बाइंडिंग एग्रीमेंट है, लेकिन आपने खुद ये बाइंडिंग में घुसे हैं, बैंक के साथ होता है ये, ओवर द काउंटर होता है ये, अपनी मर्जी से जितनी मर्जी अरसे के लिए जमा करा लो, और इसमें फिजिकल डिलीवरी है जी, अगर वो डिपॉजिट बैंक का आपको ना दे तो आप सप्लायर को दे सकते। अच्छा, इसके बाद आज इंटरेस्ट रेट रिस्क हमने शुरू करना है। सर उसमें बेसिक फंडामेंट्स यही तीन रहेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, अब थोड़ा सा, ये नहीं है कि आपको बिल्कुल टॉपिक नया पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आपको चेंजेस इसी तरह हमने सामने लिख दूं तो एक टॉपिक अच्छी तरह तैयार कर लें, बाकियों में चेंज नोट कर लें तो टॉपिक जल्दी तैयार हो जाता है। लेकिन एक्सचेंज रेट कर लो पक्का, वो होता है करेंसी, कमोडिटी और एक्सचेंज रेट इकट्ठा है, इंटरेस्ट रेट में थोड़े ज़्यादा चेंज है। यानी आप कमोडिटी कर लो तो एक करेंसी हो जाता है, या करेंसी कर लो तो क्या हो जाता है, हाँ, लेकिन इंटरेस्ट रेट में ना मसला टाइम पीरियड का,
3 माह के लिए लोन लेना है, 2 माह के लिए लेना है, 6 माह के लिए लेना है, ये पढ़े हैं। लेकिन बेसिक 80 to 90% ना स्ट्रक्चर सेम है। थोड़ा टाइमलाइन में जाके घुमाएगा। हाँ थोड़ा सा। ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क में सबसे पहले है इंटरेस्ट रेट का फॉरवर्ड, उसको इंटरेस्ट रेट FRA कहते हैं ज़्यादातर। हालांकि FRA में भी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है, उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट FRA, वही फॉरवर्ड एग्रीमेंट है। ये बाइंडिंग होता है। ओवर द काउंटर एग्रीमेंट है, यहाँ फ़र्क है, फिजिकल डिलीवरी नहीं है ये। जिस पार्टी से आप एग्रीमेंट करेंगे वो आपको कैश दे देगी, लोन आपको ओपन मार्केट से कहीं से भी लेना है, ये फिजिकल डिलीवरी वाला नहीं होता। यहाँ फ़र्क आ जाता है जो बच्चों को तंग करता है कि फॉरवर्ड तो होता ही फिजिकल था, इंटरेस्ट रेट का फॉरवर्ड फिजिकल नहीं होता, वो कैश सेटल्ड है। मतलब होगा क्या, आपको आज से 3 माह बाद लोन लेना है, आपको डर ये होगा 3 माह में जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या करता है, फ्लक्चुएट करेगा। तो आप आज ही किसी पार्टी के साथ इंटरेस्ट रेट लॉक कर लेते हैं। ठीक। क्या कर लेते हैं, इंटरेस्ट रेट ब्लॉक करेगा। 5%। वक्त गुजरता रहता है, रेट फ्लक्चुएट करता रहता है। जब डेट ऑफ लोन आती है तो उस पार्टी जिससे आपने लॉक किया, ज़रूरी नहीं है वो लोन दे, आपने उससे देखना है कि ओपन मार्केट में अगर आपको लोन 6% पे मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है, 6 लॉक कितना किया था, 5 तो 1% उससे कहोगे दो भाई हमें, क्योंकि लोन महंगा मिल रहा है। हर बार वो 1% देगा जितनी हाँ जी, जितने महीनों के लिए है ये, जो भी ये लोन वन टाइम वाला लोन है। हम जो पढ़े हैं शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म नहीं है। आपने लोन लिया, 3 माह यूज़ किया, वापस, बस ख़त्म। ये वो लोन नहीं है जो गाड़ी के लिए लीज लिए पे गाड़ी लिया है, अगले 5 साल के लिए देना है, वो उसके लिए स्वैप एग्रीमेंट है। लॉन्ग टर्म लोन पे इंटरेस्ट को मैनेज करने के लिए स्वैप है, अभी नहीं। बस ये लिख लें कैश सेटल। टॉपिक पढ़ाना है ना मैंने। ठीक। आगे आ जाए शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इसके साथ भी शॉर्ट टर्म है लेकिन लिखा नहीं जाता। यानी ये सारे लोन डिपॉजिट हम 3 माह 6 माह के लिए करेंगे, 5 10 साल के इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही। ये बाइंडिंग है, स्टैंडर्डाइज्ड है और कैश सेटल्ड है। क्या है, कैसे तो इसके बाद इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, जिसको बोलते हैं ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। ये नॉन बाइंडिंग होता है, ये ओवर द काउंटर भी हो सकता है और ट्रेडेड भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इसमें ट्रेडेड ही आता है। जो मर्जी हो, ये भी कैश सेटल्ड होता है। तो यहाँ ये बात बच्चों को हजम करनी पड़ती है कि ये तो सारे ही कैश सेटल्ड हैं। यानी इनमें क्या होगा, लोन लेना है ओपन मार्केट से लोगे, डिपॉजिट कराना है, इन्वेस्टमेंट करनी है सरप्लस फंड्स की ओपन मार्केट में, गेन लॉस जो भी आपको मिले ना पार्टी से, हेजिंग वाली से, वो आपने एडजस्ट कर लेना है। ये ले जी, इधर मिक्सचर था, इधर भी मिक्सचर था, फिजिकल थे ज़्यादा, ये सारे ही कैश सेटल्ड हैं। ये सारे क्या हैं। कैसे। अब आपका कोई सवाल है तो पूछ लें, लेकिन टेक्निकलिटीज़ अभी पढ़नी है, तो हम फॉरवर्ड पढ़ने लगे हैं। सवाल एक ये है कि वो जो हमें कैश पे करेगा, क्या वो हमारे लोन की पीवीज के जो दरमियान का डिफरेंस है वो पे करेगा, या जो हर माह हमें सूद के अमाउंट में एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी है वो पे करेगा? वो मैं बताऊँ अभी आपको, यानी एक्स्ट्रा ही देता है वो डिफरेंशियल। सर जिस तरह हम मार्केट रेट पे कोई आज अमाउंट लेते हैं 5,000 की, वो है सपोज 10% पे,
अगर हम उसी के फ्यूचर कैश फ्लोज को अपने पुराने जो लॉक्ड रेट पे डिस्काउंट करेंगे, जो पीवी आ जाएगी उसकी। नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अभी आप टॉपिक के लिए वेट करें। गलत सोच रहे हैं आप, चीज़ें डिफरेंट सोच रहे हैं, गलत तो नहीं कहेंगे। सर हम ना इस तरह रिपोर्टिंग है, तो जब वो लीज रेट का वो रेट चेंज हो जाता है, तो हम उसके फ्यूचर कैश फ्लोज को वो जो इक्विटी पोर्शन आप का उसकी फेयर वैल्यू निकालते हैं ना, हाँ फेयर वैल्यू निकाल। यहाँ फेयर वैल्यू नहीं निकाल रहे। मेरे साथ टेक्निकल बातें कर रहे हो, फेयर वैल्यू। जी जी सर जी, फेयर वैल्यू। आ जाओ जी, लिखो। क्या मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी? लिखे जी सबसे पहले इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, फिर उसकी मैनेजमेंट करेंगे। जी, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटरेस्ट रेट दो तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स इंटरेस्ट रेट्स या रेट, और एक होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। दोनों, फ्लोटिंग को वेरिएबल भी कहते हैं। क्या फर्क होता है दोनों में? सर फिक्स्ड होगा, जो डे वन के ऊपर आपने लॉक कर लिया, वो एट द एंड ऑफ द डे वही रहेगा, उसके ऊपर कोई मार्केट के फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट नहीं है। हाँ जी, फिक्स इंटरेस्ट रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो डेट ऑफ लोन पे फिक्स होता है या डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, वो एंड तक वही। और वो एंड तक सेम रहता है। ठीक है, सेम रेट ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, नीचे को लिखना चाहिए था। चलो ये इधर ले आते हैं। हाँ जी, फिक्स इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में क्या फ़र्क होता है? फिक्स इंटरेस्ट रेट सेम रहता है फॉर होल टेन्योर या ड्यूरेशन ऑफ लोन। या इन्वेस्टमेंट्स। कोई भी ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन या इन्वेस्टमेंट सारे ड्यूरेशन रहता है, सेम। और ये पता है लॉक कब हो जाता है? जिस दिन आपने लोन लिया ये लॉक हो जाता है। ठीक। ये जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट की, जो रेट आपको कोड किया है वो पता लग गया, बस यही रहना है। नॉर्मली ये डिबेंचर्स पे होता है। किस पे होता है? कॉर्पोरेट डिबेंचर या बॉन्ड्स पे। जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करके लोन लेगी या कोई इन्वेस्टर डिबेंचर लेता है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। बहुत कम है ये वेरिएबल होता है, लेकिन ये ज़्यादातर फिक्स होता है। अच्छा, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? मसलन ये ऐसे लिखा जाएगा हमेशा 10% पर एनम। अब अगर आपने 5 साल के लिए डिबेंचर इशू किए हैं तो 10% पर एनम का मतलब है हर साल 10% रहना है, और अगले 5 साल तक 10 ही देना है। ठीक है, इसको एक्सप्रेस इसी शक्ल में किया जाता है।
अब एक आ जाता है फ्लोटिंग रेट या वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। ये क्या होता है? ये फ्लक्चुएट करता है ड्यू टू या फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट। ये चेंज होता रहता है ऑन एवरी डेट ऑफ पेमेंट या रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा जो इंटरेस्ट रेट जो चेंज होता रहता है, जब भी इंटरेस्ट देने की बारी आती है या लेने की बारी आती है, वो हर दफ़ा डिफरेंट हो जाता है या कम हो जाता है, ये फ्लक्चुएट करता रहता है। और ये फ्लक्चुएट करता है दो वजूहात से। एक तो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। पता है आपको, स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी में जब डिस्काउंट रेट कम करता है तो उसका मतलब होता है इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, बड़ा भी। दूसरा, डिमांड सप्लाई से भी चेंज होता है ये। जितनी पैसे की डिमांड बढ़ती जाएगी ना, इकोनॉमी ग्रो करेगी, बिजनेसेस फैलेंगे, तो लोन महंगे होते जाएंगे या अमाउंट महंगी हो जाएगी। पैसे की प्राइस है इंटरेस्ट। इस्लामिक में नहीं, कन्वेंशनल की बात कर रहा हूँ। अल्लाह माफ़ करे, ये जो इंटरेस्ट वाला एरिया ना, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा खटकता है। चलो, ये काम करने पड़ते हैं लोगों को। ये वाली रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, ये तौबा इस्तग़फ़ार करके ही पढ़नी है, क्योंकि इसमें जो मेथड आपको बताया जा रहा है सारा सूदी निज़ाम है। वो भी था, डेरिवेटिव सारे एक तरह से हैं, सट्टेबाजी को प्रमोट भी करते हैं ना। आप शरीयत कहती है रिस्क लें, ये होता है, कुछ नहीं होता। अच्छा जी, अल्लाह पे तवक्कल रखें, हाँ थोड़ी एहतियात ज़रूर करें। कैलकुलेटेड रिस्क शरीयत कहती है, अननेसेसरी रिस्क को गरर कहती है, वो नहीं लेना है। शेर के आगे बैठ जाए, खा मैनू वो तो खा लेगा, बात। तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है? ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जो मार्केट में या इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन की वजह से या किसी भी इकोनॉमिक रीज़न से, मैंने तो दो बताई हैं, बहुत ज़्यादा है, ये क्या करता रहता है? फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी। और ये एक्सप्रेस इस तरह किया जाता है, काइबोर प्लस 2%। नॉर्मली ये ज़्यादातर बैंक लोन पे होता है, सॉरी ये बैंक लोन पे होता है। फ्लोटिंग रेट ज़्यादातर बैंक लोन्स का होता है, बैंक लोन्स या बैंक डिपॉजिट्स। सर, जब हम बैंक से लोन लेते हैं, हम अपना जो बैलेंस शीट में रेट को हम कहते थे, जब हम सवाल करते होते थे कि बैंक का तो यही रहेगा, यही इसका मार्केट रेट है। जो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बैंक लोन के साथ रेट दिया होता है ना, वो फ्लोटिंग वाला ही लिखा होता है आज का। हाँ, वो लिखा नहीं होता ऐसे, लेकिन अगर सही सवाल हो ना तो वो नीचे कह दे कि ये बैंक लोन का रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बैंक लोन के साथ 10% लिखा होता है, वो फ्लोटिंग वाला ही होता है। वो आज की डेट पे करंट वैग निकालते हुए 10% है, कल को वो 2 माह बाद 3 माह बाद या हर महीने सूद देना है तो वो चेंज होगा, फिर वैग दोबारा तय करेंगे। कोई मतलब बैंक के साथ ये लोन फिक्स नहीं कर सकता? नहीं होता है, डिपेंड करता है आपकी निगोशिएशन पे। ज़्यादा लोन किताबों में हमारी यही है कि फिक्स नहीं होते, ये रियल लाइफ में फिक्स भी होते हैं। ठीक है, बैंक को वैसे फ़ायदा ज़्यादा फ्लोटिंग में है, क्योंकि काइबोर बैंक की कॉस्ट होती है, काइबोर प्लस 2%, काइबोर प्लस 3%, काइबोर प्लस 4%। क्या होता है जी काइबोर? क्या होता है भाईजान? वो तो मैंने बताया है। लफ्ज़ काइबोर किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? नहीं, इनसे पूछना है, कभी तक नहीं सुना, ये कभी नहीं सुना। वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी पीआरसी में, या कभी आधी पढ़ी जी। कराची इंटर बैंक बताया था। हाँ, लाइबोर तो वो ईसीसी में होता है, लेकिन पेपर में नहीं, वो कराची स्टॉक एक्सचेंज बताया होगा, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज बताया होगा, कितने जा रहे हो।
लाइबोर होता है लेकिन वो लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट है। ACCA के सवाल में लाइबोर होता है। हाँ, आई कैप सवाल देते हुए लाइबोर काइबोर दोनों लिख देता है कई दफ़ा। आपने परेशान नहीं होना, ये नहीं कहना ये ACCA का छापा सवाल है। आई कैप किट में दोनों सवाल है। कुछ सवालों में लाइबोर लिखा हुआ है, कुछ सवालों में काइबोर लिखा हुआ है। तो लाइबोर मीन्स लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। अब ये लाइबोर काइबोर होता क्या, इसको बेस रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेस रेट। हाँ भाई, ये क्या होता है बताएं, पता हो किसी को? सर ये यानी कि जो सारे आपका मिनिमम तो ये बैंक ने जिस पे बैंक कह रहा है मुझसे पैसे वही ना, जितने पे बैंक उठाए तो बैंक को मिलेगा। हाँ, असल में काइबोर रेट क्या होता है, तमाम जो लीडिंग बैंक्स हैं पाँच के करीब है पाकिस्तान के, वो आपस में एक दूसरे से बोरिंग और लैंडिंग करते रहते हैं। जो बैंकों की आपस की बोरिंग लैंडिंग है उसको कहते हैं इंटर बैंक। क्या कहते हैं? तो वो एक दूसरे से इंटरेस्ट चार्ज करते रहते हैं, उन रेट्स की एवरेज निकाल लेता है स्टेट बैंक। अब वो एक महीने के लिए भी बोरिंग्स करते हैं, 15 दिन के लिए भी करते हैं, 3 महीने के लिए भी करते हैं। जिस मेच्योरिटी की वो बोरिंग्स करते हैं ना, उन तमाम मेच्योरिटी की एवरेज अलग-अलग निकाली जाती है। 1 मंथ काइबोर का मतलब होता है तमाम बैंकों ने एक माह के लिए जो भी बोरिंग लैंडिंग की ना आपस में, उसका एवरेज रेट है, उसको कहते हैं 1 मंथ काइबोर। 3 मंथ काइबोर क्या होगा? क्वार्टरली जो भी plan हाँ, जो बैंक आपस में, ये बैंक आपस में क्योंकि एक दूसरे से ले दे रहे होते हैं, इसीलिए अगर मैं ले रहा हूं तो मेरे बैंक की ये कॉस्ट है। एग्जैक्ट तो कम ज़्यादा होगी, लेकिन बैंक जो क्लाइंट को प्राइस चार्ज करता है उसके लिए वो काइबोर को बेस। आप बैंक से गाड़ी लेने जाएं और फ्लोटिंग रेट पे लेने जाएं तो बैंक कहेगा जी मार्केट में इस वक्त काइबोर जो चल रहा है वो 19% चल रहा है। कितना परसेंट? यानी वो कह रहा है पाइन हमारी कॉस्ट तो 19% है। आपस में एक दूसरे को लेने देने की, अगर मैं भी किसी और बैंक को दूं तो मुझे 19% मिल जाएगा, या मैं लूं तो तकरीबन 19% पे मुझे, बहुत ज़्यादा secure तो वो आप, हाँ, मैं आपको 19% पे क्यों दूं? वो आपको बैंक कर्जा गाड़ी लीज पे देते हुए काइबोर के ऊपर 2% अपना स्प्रेड ऐड करता है। क्या ऐड करता है? risk का जो रिस्क को कवर करने के लिए ये बैंक एक किस्म का प्रॉफिट ऐड करता है जिसको क्रेडिट स्प्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? credit spread अगर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंट हूं, कभी डिफॉल्ट नहीं किया, तो ये 1.5% हो जाएगा, होगा। 2 हो जाएगा, बस ये को 0 नहीं होता। फीस में क्यों नहीं करता? क्या चीज़? फीस में क्यों नहीं करता? फीस में क्यों नहीं करता? फिक्स में कौन है? वो तो है ही नहीं बैंक लोन का, वो तो है ही डिबेंचर का। और फिक्स के अंदर, फिक्स इंटरेस्ट रेट के अंदर ये स्प्रेड छुपा हुआ होता है, नज़र नहीं आ रहा आपको? ये बात ज़हन में रखना, उसके अंदर भी होता है लेकिन वो अलहदा से एक्सप्रेस नहीं हो रहा और वो चेंज नहीं होता ना, इसीलिए इधर काइबोर फ्लक्चुएट करेगा, ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा। अगर मैं वीक क्लाइंट हूँ, मैं बैंक के पास जाता हूँ और मुझे बैंक मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वो हालात देख के कहता है यार आपके बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको जो फाइनेंसिंग दूंगा वो काइबोर प्लस 5% पे दूंगा। आप कहते हैं क्यों? फलाना बैंक इस्लामी तो काइबोर प्लस 4% पे दे रहा है, वो कहता है जाओ उससे ले लो। मैं हमारे बैंक की पॉलिसी के मुताबिक जो आपकी क्रेडिट स्कोरिंग और स्क्रीनिंग की गई है, हमें लगता है कि हमें आपको काइबोर प्लस 5% से कम पे वारे में ही नहीं है लोन देना, क्योंकि हमें आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा नज़र आ रहा है। जिस क्लाइंट में बैंक को रिस्क ज़्यादा नज़र आता है, बैंक वो ये चीज़ बढ़ा लेता है, ये कम, लेकिन ये पूरा लोन के ड्यूरेशन में ये नहीं चेंज होनी। इसे बैंक की रिस्क कैसे कवर होता है? तो वो इसको बढ़ा दे। वो आपसे मुनाफा ले रहे हैं ना बैंक। जब आपको बैंक ने लोन दिया तो लोन के बदले बैंक ने इंटरेस्ट वसूल करना है। अब जितना ज़्यादा आपका रिस्क होगा, बैंक एक्स्ट्रा रिटर्न डिमांड कर रहा है ना। सर अगर इसको वाइस वर्सा करें, अगर मैं बैंक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इसी पे ही इंटरेस्ट, पहले तो उनकी बात समझ ले, 1 मिनट है ज़रा प्लीज़ जी, पता लग गया है? बैंक का रिस्क यही था ना कि मेरा रिस्क चल रहा है, मैं आप एक वीक क्लाइंट है, आप डिफ़ॉल्ट होने के चांस ज़्यादा हैं, डिफ़ॉल्ट होने के चांस ज़्यादा हैं, तो बैंक अपने डिफ़ॉल्ट के रिस्क को कवर करने के लिए अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा देता है, और तो कुछ कर नहीं सकता। या वो कहेगा मैंने नहीं देना लोन, बहुत ज़्यादा रिस्क है, दो लोन, कहेगा नहीं आपका लोन अप्रूव नहीं हो सकता।
अगर आपको लगता है लोन दे दूं, ऐसे तो हर एक को इनकार करी जाएगा, लोन दे दूं लेकिन अपना रिस्क कैसे कंपनसेट करूं, सिक्योरिटी रख के, क्या रख के, दूसरा अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा के। चलो शुरू शुरू में तो देंगे ना किस्तें आप, समझ आ रही है? तो बैंक ने वहां से कमा लेना है। नहीं समझ आ रही? ठीक है। या तो बैंक कहते मैंने लोन ही नहीं देना, नहीं देना तो आप कहेंगे ठीक है अल्लाह ला खैर सल्ला, मैं किसी और बैंक को चले जाना। लेकिन अगर आपको बैंक देगा तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी भी लेगा, उस सिक्योरिटी को कोलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा, बैंक अपने रिस्क को, डिफॉल्ट रिस्क को कवर करने के लिए अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये बढ़ा देगा। आपको कहेगा जो काइबोर है उसके ऊपर 2% ऐड करके आपका इंटरेस्ट रेट है। अगर आप अच्छे क्लाइंट नहीं है, वो कहेगा काइबोर प्लस 3% आपका इंटरेस्ट रेट है। ये हर क्लाइंट के लिए ये रेट डिफरेंट होता है, लेकिन नॉर्मली बैंकों में 3% से ज़्यादा नहीं रखते, वो 3% ज़्यादातर होता है, लेकिन ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, समझ आ रही? मैं कौन सा बैंक से आज तक कर्जा लेने गया तो बस अखबार, मुझे वो कहते हैं कि आप ले लें, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप इतनी सैलरी एडवांस ले लें 32% काइबोर पे। मैं कह जाओ शाबाश ताड़ी मेहरबानी, 32% रेट पड़ेगा। काइबोर बहुत ज़्यादा था उस वक्त को, मेरा ख्याल है 21, 22, 23% पे था, और उन्होंने स्प्रेड ऐड किया हुआ था 10%। मैं क्या ताड़ा दिमाग सही है, किनू 4 रुपए हो, मैं तो खेड रहा गेमा। हाँ, अवेयरनेस होना बड़ी जरूरत है सर। ये भी एक आपकी हिफाजत के लिए हाँ, जरूरी है। वो आदत है। हाँ बस हम यही नियत, या अल्लाह बचा के रखी, हाँ। किसी ये इंटरेस्ट के फितने में हम शिकार ना हो। पता लग गया? काइबोर प्लस, एक दफ़ा आप लोन ले लें या डिपॉजिट, अब आप डिपॉजिट पे भी आते हैं, एक दफ़ा लोन ले लें तो ये तो लॉक हो जाता है, ये काइबोर रेट ऊपर नीचे जाता रहता है, जिससे आपकी गाड़ी की किस्त, अगर प्लांट के लिए लोन लिया हुआ है तो लोन की किस्त, मतलब लोन की किस्त नहीं, लोन की किस्त में जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो ऊपर नीचे होती रहती है, वो इसकी वजह से होती है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में ये स्प्रेड नहीं चेंज होता हर साल या हर महीने, काइबोर फ्लक्चुएट करता है। 1 ईयर काइबोर मैक्सिमम होता है, काइबोर 1 साल से ज़्यादा का नहीं होता। इसका मतलब है 1 ईयर काइबोर अगर मैं आपको दे दूं, इसका मतलब है बैंकों ने, जो पाकिस्तान के लीडिंग बैंकों ने आपस में एक दूसरे से बोरिंग लैंडिंग 1 साल की थी, ये उनका एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंकों का आपस का। क्लाइंट के लिए ये नहीं होता। बैंक जब भी किसी क्लाइंट को लोन देगा 1 साल के लिए अगर दे रहा है या 1 साल बाद इंटरेस्ट लेना है, तो वो काइबोर के ऊपर कुछ ना कुछ ऐड करेगा। अब बैंक जब डिपॉजिट के लिए कोई क्लाइंट आता है तो उसका जो इंटरेस्ट रेट बनाता है या तो फिक्स करता है, डिपॉजिट पे फिक्स करता है, ये बड़ी गेम खेलता है, या कहता है काइबोर माइनस 2%, यानी मुझसे इंटरेस्ट लेना है ना तो काइबोर से 2% कम दूंगा तुम्हें। डिपॉजिट्स पे काइबोर माइनस चलता है और लोन्स पे हर तरफ से लूट रहा है। इसीलिए तो कहते हैं ये बैंकिंग सिस्टम कैपिटलिज्म का है, और कैपिटलिज्म कहता है मुनाफे की कोई लिमिट नहीं। दूसरी पार्टी मुतमईन है, एग्रीड है, तो चाहे आप उसकी खाल खींच के मुनाफा कमाएं, उसको बता दें वो एग्रीड है तो ठीक है, नहीं एग्रीड तो ना जमा कराए पैसे, हमारे पास डिपॉजिट ना कराए। तो डिपॉजिट पे काइबोर माइनस। अब आप सवाल पूछ लें। वो बैंक बड़ा सियाना है, बैंक इज अ मिडल मैन, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी कहते हैं मिडल मैन को। वो एक पार्टी से पैसा लेता है सेविंग का, और अपने पैसे नहीं होते, उसी पैसे को लोगों को लोन देता है। जिनसे लेता है उनको काइबोर माइनस समथिंग देता है 2%, और जिनको देता है उनसे काइबोर प्लस 2 में पासे खाता। हाँ ये इसीलिए तो बैंक मुनाफे में है। कई लोग कहते हैं जिस मुल्क का बैंकिंग सिस्टम मुनाफे में है ना, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। क्यों? जब बैंकों ने पैसा देना है तो कारोबारी हजरात ने डिफॉल्ट होना है। हमारे यहाँ पे बैंक कर्जा देते हैं कंज्यूमर इंडिविजुअल को, जो नॉन प्रोडक्टिव कर्जे हैं। दुनिया में बैंक कर्जा देते हैं ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी को, और डिफ़ॉल्ट का रेट भी ज़्यादा है, लेकिन वो कहते हैं इससे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, बिजनेस के एस्टेब्लिश होने से कई लोगों के घर चलते हैं, तो वो कर्जे ज़्यादा प्रोडक्टिव माने जाते हैं। आल्दो हम तो इंटरेस्ट के वैसे ही खिलाफ हैं, लेकिन अगर देना ही है भाई इंडिविजुअल्स की बजाय
कंज्यूमर फाइनेंसिंग की बजाय कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग करो, कंपनियों को दो ताकि फैक्ट्रियां लगें। यहाँ इंडिविजुअल के लिए आसानी है और कंपनी के लिए 700 से आप पे करेगा तो उसको कर्जा मिलेगा, नहीं तो कहेंगे नहीं जी माजरत हम नहीं दे सकते आपको। चले आगे चले। क्या चीज़ फ्लक्चुएट करती है? काइबोर रेट। काइबोर। अब यहाँ पर एक बात आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। अगर मैंने 3 माह के लिए लोन लिया, सिर्फ कितने माह के लिए? 3 माह के लिए लोन लिया है, तो जिस दिन मैं लोन लूँगा, अगर मैंने 3 माह के लिए लिया और 3 माह के एंड पे मैंने इंटरेस्ट देना है और प्रिंसिपल भी वापस दे देना है, इस लोन को कहेंगे शॉर्ट टर्म लोन। क्या कहेंगे? और इसमें एक ही दफ़ा मैंने लोन भी दे देना है और 3 माह पूरे होने पे क्या दे देना है? इंटरेस्ट। तो ये बैलून पेमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? बैलून पेमेंट मीन्स एक ही दफ़ा लोन विद इंटरेस्ट रीपे हो जाएगा। हमारे इस टॉपिक में बैलून पेमेंट्स हैं। अब ये नहीं है कि लोन ले लिया है और हर महीने इंटरेस्ट दे रहे हैं, नहीं। हमारे सवालों में assumption है लोन लिया 3 माह के लिए लिया तो आपने 3 माह बाद वापस कर देना है विद इंटरेस्ट। आपने 4 माह के लिए लोन लिया तो आपने 4 माह बाद वापस कर देना विद इंटरेस्ट। हाँ। अब मसला यहाँ पे क्या आएगा? अब आ जाए सवाल नंबर 2 पे बात। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? हमारी कंपनी जिसका हमें सवाल दिया होगा, या वो डिपॉजिटर की पोजीशन पर है या वो बोरोअर की पोजीशन पर है। हमारी कंपनी या डिपॉजिटर की पोजीशन पे होगी या किस पोजीशन पे होगी? बोरोअर की। ये मैंने अब आसानी के लिए नाम रखे हुए हैं। अगर आपकी कंपनी डिपॉजिटर की पोजीशन पर है तो आपके पास सरप्लस पैसे होंगे तो आप एक किस्म के डिपॉजिट सर्टिफिकेट या कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट के बायर होते हैं। इन्वेस्टमेंट के बायर होते हैं, बायर ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिपॉजिटर का लफ्ज़ ज़रा इतना क्लियर नहीं होता, लेकिन अगर मैं बायर ऑफ इन्वेस्टमेंट कह दूं इंटरेस्ट खाने के लिए, बायर ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इससे आपको फ्यूचर और ऑप्शन में बड़ी मदद मिलेगी। क्यों? अगर हमारी कंपनी बायर की पोजीशन पर है तो बाय फ्यूचर से पोजीशन ओपन की जाएगी। हाँ, इसीलिए ये लफ्ज़ मैं लिख रहा हूँ, ये किताब में नहीं लिखा हुआ, ये मैं लिखता हूँ कि जब हमारी कंपनी डिपॉजिटर है, इसका मतलब आपके पास पैसे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट बाय करनी है इंटरेस्ट खाने के लिए। इस केस में आपको इंटरेस्ट इनकम मिलनी है। क्या मिलनी है? इंटरेस्ट इनकम। और अगर आपकी कंपनी बोरोअर है तो आपने कुछ सिक्योरिटीज या लोन इंस्ट्रूमेंट सेल करने हैं। हमारी कंपनी सेलर ऑफ लोन इंस्ट्रूमेंट होगी। लोन इंस्ट्रूमेंट कोई भी शॉर्ट टर्म इशू करेगी किसी बैंक को या जिसको भी, और उससे पैसे ले लेगी। वैसे तो ये डिबेंचर भी इशू करना कह सकता हूँ, लेकिन मैंने शॉर्ट टर्म लोन करा रहा हूँ ना, इसीलिए, नहीं तो मैं ये कहता कंपनी डिबेंचर सेल करेगी और लॉन्ग टर्म होता है वो। क्या ये बात समझ आ गई है? डिपॉजिट के केस में हमारी कंपनी डिपॉजिटर है तो बोरो बायर है, और अगर हमारी कंपनी बोरो कर रही है तो हमारी कंपनी सेलर है। किस चीज़ की सेलर है? लोन इंस्ट्रूमेंट देके किसी से लोन ले लिया, उस लोन पे क्या पे करना है? इंटरेस्ट कॉस्ट। क्या पे करनी है? और हम कौन सा इंटरेस्ट पढ़ेंगे, फिक्स वाला फ्लोटिंग वाला? फ्लोटिंग। हमारा ज़्यादा वास्ता किसके साथ पड़ेगा? फ्लोटिंग रेट से, काइबोर वाले से। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और समझ लें, सवाल में ये नहीं होगा कि कंपनी ने आज बैंक से लोन लेना है 3 माह के लिए, ऐसा नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं? कंपनी ने ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आपको सवाल में कहे कंपनी ने आज लोन लेना है या आज इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आज आपने 3 माह के लिए लोन ले लिया ना, तो आज आपको काइबोर कंफर्म हो जाएगा। मसला ये होगा, वो आपसे कहेगा आज से
3 माह बाद हमने लोन लेना है और हमें डर ये है कि आज से 3 माह में काइबोर फ्लक्चुएट हो गए, पता नहीं क्या हो जाए। काइबोर की फ्लक्चुएशन अगले 3 माह में आज की डेट और डेट ऑफ बोरिंग, इनके दरमियान काइबोर फ्लक्चुएट करेगा। इसके बाद जब आप लोन ले लेंगे ना तो आपके लिए काइबोर लॉक हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन है। कौन सा लोन है? लॉन्ग टर्म नहीं है। यानी मैं क्या बता रहा हूं, इसको आप ज़रा समझ लें। हमने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट्स और फ्यूचर बोरिंग्स पे रिस्क मैनेज करना है। आज लोन नहीं लेना होगा, बल्कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करनी है। या अगर आपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो इंटरेस्ट इनकम का जो रेट है वो गिरना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। आपको लगता है यार ये गिर ना जाए, डर ये होता है। बढ़ जाए तो भी फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम है, असल में तो फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम है, लेकिन ज़्यादा मसला कहाँ पे होता है यार, ये ना हो कि आज इन्वेस्टमेंट पे रेट मिल रहा है काइबोर 5%, काइबोर में जो भी करना था, ये ना हो मैं 3 माह बाद जब इन्वेस्टमेंट करने जाऊँ तो मुझे 3% मिले। इन्वेस्टर ने अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उसको काइबोर रेट के गिरने का रिस्क होता है। किस चीज़ का रिस्क होता है? गिरने का। ये लें जी, मैं यहाँ टाइम रख रहा हूँ, यहाँ काइबोर रख रहा हूँ, तो अगर हमारी कंपनी डिपॉजिटर है तो हमें गिरने का रिस्क है। किसका? इतनी सीधी लाइन नहीं होती, चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये डिपॉजिटर के लिए काइबोर गिरने का रिस्क है। और जो अगर आपकी कंपनी फ्यूचर में बोरो करना चाहती है तो आपको क्या रिस्क है? काइबोर के बढ़ने का रिस्क है। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? आपको अब सवाल क्या दिया होगा? आपको सवाल ये दिया होगा कि आज की डेट, इसमें अब डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिसको ये डेट समझ ना आई उसका सारा टॉपिक खराब हो जाना है। आज की डेट होगी एक होगी आज से 2 माह बाद, 1 माह बाद डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको 0 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे। अगर तो 3 का मतलब होता है आज से 3 माह बाद इन्वेस्टमेंट करनी है, टाइम मंथ में मैयर होगा आज से। अच्छा, आज जो काइबोर होगा और यहां जो काइबोर होगा, इन दोनों डेट्स के दरमियान काइबोर क्या कर रहा होगा? फ्लक्चुएट कर रहा होगा। जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप 2 माह के लिए कर रहे हैं, कितने माह के लिए? ये आपका इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन है। मतलब उसके बाद क्या होगा? आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस कैश में क्या कर लेंगे? कर लेंगे, बैंक से निकलवा लेंगे या जो भी इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, तो इसको लिखा ऐसे नहीं जाता, इसको लिखा जाता है 5 मंथ्स। क्या लिखा जाता है? पढ़ते कैसे हैं? आज से 3 माह बाद इन्वेस्ट करना है और आज से 5 माह बाद इन्वेस्टमेंट को कैश में वापस कन्वर्ट कर लेना है। जिसका मतलब 3 से 5 तक का मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन 2 माह यूज़ करेंगे। मतलब पैसे 2 माह के लिए इन्वेस्ट होंगे। सीधा सीधा 2 माह नहीं लिखा जाता, 3 to 5 बोला जाता है बार बार। जब भी इंटरेस्ट रेट में मैं 3 to 5 बोलूँगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि आज पैसे जमा होने हैं, आज से 3 माह बाद जमा होने हैं, 2 माह के लिए जमा होने हैं फॉर 2 मंथ्स, तो आज से 5 माह बाद वापस आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट वापस निकाल लेंगे। समझ आ रही है? जिस दिन आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उस दिन आपके लिए काइबोर रेट जो भी होता है वो आपके लिए लॉक हो जाता है। क्यों? आप बैंक के पास जाते हैं, उसे कहते हैं मैंने आज लोन लेना है या इन्वेस्टमेंट करनी है, 3 माह गुजर चुके हैं। यहाँ काइबोर था मिसाल के तौर पर 8%, यहाँ काइबोर है मिसाल दे रहा हूँ 6%, गिर गया। आपने बैंक से कहा जी मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, 2 माह के लिए करनी है, ये रेट पर एनम है, ना भी लिखा हो ये रेट क्या है, तो बैंक आपको कहता है जी आज काइबोर रेट 6% है। कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं की अभी, कोई रिस्क मैनेजमेंट। कितने % था काइबोर? यानी इंटरेस्ट इनकम 8% मिलनी थी।
हमने 3 माह बाद पैसे लगाए तो हमें कितनी मिल रही है? 6। आप बैंक से पूछते हैं, वो कहता है 6%। आप कहते हैं ये कल को चेंज होगा, वो कहता है आपने तो जमा ही सिर्फ 2 माह के लिए कराने हैं, तो आपके लिए क्या चेंज होगा? आप 2 माह के लिए पैसे जमा कराएं, जब आपके 2 माह पूरे होंगे तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाएगी और आपको इंटरेस्ट इनकम भी कितने % से मिल जाएगी? 6% से। आपके लिए नहीं होगा, वैसे फ्लक्चुएट होगा, लेकिन आपका क्योंकि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है और बैलून पेमेंट वाली है तो आपको 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी हमें क्या होगा, इस अरसे में काइबोर फ्लक्चुएट हो रहा होगा, लेकिन मेरे लिए क्यों नहीं फ्लक्चुएट हो रहा? क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। जब कोई आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो ना, तो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे जो भी काइबोर होगा वो आपके लिए कंफर्म लॉक है। लॉक मतलब है आपके गले पड़ गया, गले पड़ गया या आपको मिल गया। तो अब आप मुझे बताएं, जब आप 2 माह के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितने माह के लिए करेंगे? 2 माह। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाएगी बैंक से, प्लस इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6%। 8 क्यों नहीं मिला? अभी रिस्क मैनेज नहीं की मैंने, रिस्क मैनेजमेंट नहीं की। हाँ जी, कितना मिलेगा? 6% इनकम मिलेगी। समझ आ रही है? ये इंटरेस्ट इनकम है, एक्सपेंस नहीं है। 8 क्यों नहीं मिला? ओ भाई, जिस दिन 8 था उस दिन मैंने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। मैंने तो इन्वेस्टमेंट 3 का माह गुजार के किया तो रेट अच्छा। बच्चे कहते हैं सर जी यहाँ पे 8 था, अगर 13% पे चला जाए तो ठीक है, ताड़ी किस्मत है, 13 पे चला गया तो अब आपको 13% मिलना है, 6 नहीं मिलना। जो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे है वो आपको वो मिलेगा इंटरेस्ट। लोन में भी ऐसे ही है, लोन में भी ऐसे ही है। क्या है? आज लोन नहीं लेना, आज से 4 माह बाद लोन लेना है। डेट ऑफ बोरिंग मिसाल के तौर पर मैं यहाँ 4 लिख लेता हूँ। इसका क्या मतलब है? आज से 4 माह बाद लोन लेना है और आज से 9 माह बाद लोन वापस कर देना है। विद इंटरेस्ट। हाँ जी, आज काइबोर है, मिसाल दे रहा हूँ 8%। जिस दिन, और इस अरसे में काइबोर क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा। जिस दिन आप लोन लेते हैं उस दिन काइबोर है 10% मिसाल के तौर पे। तो आपके लिए ये 10% वाला रेट क्या हो जाएगा? जिस दिन आप लोन लेंगे इस पूरे ड्यूरेशन के लिए आपके लिए काइबोर रेट लॉक हो जाएगा कितने % पे? यानी आपको 10% के हिसाब से कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन देनी आज नहीं है, कंफर्म हो गया रेट। देनी कब है? 3 माह के बाद। 3 माह बाद देनी है। निकालना चाहो तो आप इधर भी निकाल सकते हो। 5 लाख का लोन है, निकालना जरा पकड़ो कैलकुलेटर। 5 लाख का लोन है, 10% का रेट है। लोन यूज कितने महीने करना है? लोन का ड्यूरेशन तो बताओ कितने माह है? 5 माह है। लोन ड्यूरेशन 5 माह है, या यूजेज पीरियड भी कहते हैं। लोन का ड्यूरेशन या यूजेज पीरियड 5 माह है। अगर मैं कहूं 5 लाख का लोन है, जरा निकालो कैलकुलेटर पे कितना इंटरेस्ट बनता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस 20,000। कैसे किया है? 5 लाख का लोन मल्टीप्लाइड बाय 10% पर एनम, 50,000 हो गए। हाँ 50,000 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय जितना अरसा लोन यूज करना है 5/12 मल्टीप्लाइड बाय 5 वही आता है 20,000। नहीं 20,000 वैसे। चेक कर लो यार, आधे आधे 20,000। एक्सेल पे देख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल रहा मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ यार, आप इस पॉइंट पे निकाल लें या इस पे निकाल लें, मुझे बता दें। अभी पीवी शीवी को छोड़ें, मैं आपसे कह रहा हूँ लोन है 5 लाख का जो आपने इस पॉइंट पे लिया है। ये पूरे 20 नहीं है। लोन है 5 लाख रुपए का। ये 20 जिस दिन लोन लिया है उस दिन काइबोर रेट क्या है? काइबोर ऑन डेट ऑफ लोन। हाँ जी, जिस दिन लोन लिया है उस दिन 5 लाख का लोन है, काइबोर रेट है 10%। और ये 10% हमेशा क्या लिखा जाता है? पर एनम।
लोन का अरसा कितना है, लोन ड्यूरेशन कितने महीने लोन यूज करना है, 5 माह। तो इंटरेस्ट कॉस्ट अगर मैं निकालूं, वो आज नहीं देनी, देनी कब है, जब लोन रीपे करेंगे। लेकिन आप इधर कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं यार, सानू कितनी पैनी है कॉस्ट 5 महीने बाद। तो इंटरेस्ट कॉस्ट अगर मैंने निकालनी हो तो वो कैसे आएगी, 5 लाख रुपए इंटू 10% इंटू 5/12, ये है जी 20,833 की कॉस्ट है। ये कब देनी है, आज नहीं देनी, ये आपने 5 लाख का लोन और विद इंटरेस्ट यहाँ रीपे कर देना है। तो यहाँ लोन प्लस उसका जो इंटरेस्ट है ये आपने पे करना है, ठीक है। हमें मसला लोन से नहीं है, मसला इंटरेस्ट कॉस्ट का है, ये इंटरेस्ट कॉस्ट पे करनी है। बात समझ आ रही है। लोन का ड्यूरेशन 9 माह ना काउंट कर लेना, 9 माह तो वैसे है कि आज से 4 माह बाद लोन लेना है, आज से 9 माह बाद वापस करना है। इसको फिक्रे को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, कंपनी विल बोरो 5 लाख इन 4 months टाइम, कंपनी विल बोरो 5 लाख इन अमाउंट ऑफ 5 लाख इन 4 months टाइम का मतलब होता है आज से 4 माह बाद लोन लेना है। कंपनी विल बोरो अमाउंट ऑफ 5 लाख इन 4 months टाइम फॉर 5 months। फॉर का मतलब होता है लोन का ड्यूरेशन 5, ये नहीं देगा, या ये कभी खुद ही लिख देगा 5 से 9, 4 से 9। इंग्लिश फिगरा जब लिखेगा वो कैसे लिखेगा, कंपनी विल बोरो 5 लाख इन 4 months टाइम फॉर अ पीरियड, फॉर जब भी फॉर कह दे फॉर 5 months, इसके साथ फॉर लिखा होता है, क्या लिखा होता है, फॉर 5 months। यहां कितना ड्यूरेशन है, फॉर 2 months। और ठीक है, बस अब आपका फॉरवर्ड होने लगा है, फॉरवर्ड। ले जी, फॉरवर्ड का सोल्यूशन कैसे करना है, इंटरेस्ट रेट बेसिक्स हो गई इसकी, ये बात ज़हन में रखें। हमारा वास्ता आप काइबोर से पढ़ना है और काइबोर ने फ्लक्चुएट होना है। ले जी आ जाएं, हमारी कंपनी या तो डिपॉजिटर की पोजीशन पर है या हमारी कंपनी किसकी पोजीशन पर है, उसकी बोरोअर। ले जी इंटरेस्ट रेट एफआरए कैसे होगा, एक लाइन का सोल्यूशन है, वो तो मैं ज़रा थोड़ा वेल एक्सप्लेन करूंगा, सोल्यूशन वैसे एक लाइन का है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट करने लगे अब, यानी काइबोर की फ्लक्चुएशन को आपने मैनेज करना है। जब भी मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, तो उसका दूसरा मतलब क्या है, काइबोर की फ्लक्चुएशंस को मैनेज करना है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट या बोरिंग कब करनी है, इन्वेस्टमेंट या बोरिंग कब करनी है, आज करनी है कि फ्यूचर में करनी है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट या बोरिंग कब करनी है, आज के फ्यूचर में। हाँ फ्यूचर में, मैंने ये बताया आज नहीं करनी, आज तो वैसे रेफरेंस के लिए देख रहे रेट। असल में डेट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और आज से डेट इन्वेस्टमेंट तक के दरमियान रिस्क है, बाद में रिस्क नहीं है, बाद में तो कंफर्म हो जाएगा रेट क्या है। अच्छा जी, अब आपने, अगर हमारी कंपनी डिपॉजिटर की पोजीशन पर है, किसकी पोजीशन पर है, या इन्वेस्टर की पोजीशन पर है, या लेंडर की पोजीशन पर है, या बायर ऑफ इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट, ये सारे नाम हैं। अगर हमारी इस पोजीशन पर कंपनी है तो आज हमारी कंपनी क्या करेगी, हैच कंस्ट्रक्शन, आज हमारी क्या करेगी कंपनी, एफआरए कर रहे हैं, आज की डेट पे हमारी कंपनी हैच कंस्ट्रक्शन करेगी। हैच कंस्ट्रक्शन में लोन की अमाउंट लॉक नहीं करते, लोन की अमाउंट कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि रिस्क लोन की प्रिंसिपल अमाउंट का नहीं है, रेट का है। तो आप आज रेट लॉक कर लेंगे, एफआरए का क्या करेंगे, रेट लॉक कर लेंगे। अब कौन सा रेट लॉक करेंगे, तो वो उसने आपको इस तरह दिया होगा, मिसाल के तौर पर, ओ सॉरी लोन है क्या है, हाँ इन्वेस्टमेंट है हमारी कंपनी की, वो इस तरह दिया होगा, 3 to 5 FRA at
5 8, ये इस तरह लिखा होगा 3 to 5 FRA at 5% and 8%। मोबाइल छोड़ दें हजरात, इधर मुझे दे दें अपने मोबाइल। अब आपका मोबाइल आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, इधर दे दो भाई, मोबाइल इधर पकड़ा दें, इधर रख दें, शाबाश। मोबाइल का इस्तेमाल ममनू है, इधर रख दें। मैं तो स्विच ऑफ कर दिया था क्लास। बिल्कुल, तो फिर आपने क्यों चलाया? रख दो वो। कैलकुलेटर नहीं था मेरे पास। हाँ कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं, एक्सेल जिंदाबाद। आप मोबाइल आप तो नहीं कर रहे ना इस्तेमाल? हाँ गुड, अच्छे बच्चे हैं। मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़े हैं भाई, मैं नहीं पढ़ना। बताओ भाई, FRA का रेट लॉक किया हमने आज, ये FRA को इस तरह कोड करें, इसको कैसे पढ़ोगे बताओ? FRA को इस तरह ये इस तरह दिया होगा, इसको कैसे पढ़ोगे? ये पढ़ेंगे कि आज से 3 माह के बाद हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें, इन्वेस्टमेंट करनी है, और करनी भी यानी 5 माह तक के लिए। 5 माह तक का मतलब है कि 2 माह के लिए करनी है, 5वें महीने तक। आज से 3 माह बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे और आज से 5 माह बाद वो इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ कर देंगे। जी। इसका मतलब है हम इन्वेस्टमेंट को का बेनिफिट कितने महीनों के लिए कमाएंगे? 2 माह के लिए इंटरेस्ट इनकम, यानी इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन कहते हैं उसको। ये जो गैप है, इस गैप को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन। ये जो 5 और 3 का गैप है, फॉर 2 मंथ्स। अब इसमें 2 रेट्स हैं, ये दोनों लॉकिंग के काइबोर हैं, एक 5% है और एक, याद रखें जब भी 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे तो डिपॉजिट का रेट हमेशा छोटे वाला होगा। जहाँ पे भी हो, चाहे मनी मार्केट में, जहाँ पे भी, पूरी हमारी फील्ड में 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो उनमें से हमेशा छोटे वाला डिपॉजिट्स के लिए होगा, बड़े वाला बोरिंग के लिए होगा। तो ये आपका, क्योंकि मैं कंपनी को डिपॉजिटर की पोजीशन पे करवा रहा हूँ, तो ये रेट डिपॉजिट के लिए लॉक हो जाएगा, यानी ये लॉक काइबोर है। ये क्या है? लॉक्ड काइबोर है। ये क्या है? लॉक्ड काइबोर है। तो आज आपने सिर्फ एक लाइन ही लिखनी है कि कंपनी 3 to 5 के लिए 5% पे लॉक कर लेगी, बस ये आज यही करना है। ये लिखना जरूरी भी नहीं है, हेडिंग देना भी जरूरी नहीं है, बस इतना लिख दे लॉक रेट 5% है। पेपर में ये 3-4 दिए होंगे तो उनमें से जो काम का वाला है वो उठा लेना है आपने। इसके बाद, आज के बाद, क्योंकि ये फ्यूचर की तरह कैश सेटल्ड है, तो ड्यू डेट पे जिस दिन लोन लेना है, लोन वापस करने की डेट न्यूमेरिकल में इस्तेमाल नहीं होगी, डेट जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिस दिन इन्वेस्टमेंट करनी है उस दिन पोजीशन क्लोज करनी है। क्या करनी है? क्लोज पोजीशन। अब वो पोजीशन क्लोज कैसे होगी? जिसके साथ एग्रीमेंट किया है या उससे अमाउंट वसूल करेंगे जिसको गेन कहते हैं या कंपनसेशन, या उसको देंगे। तो इसके लिए वो आपको क्वेश्चन में बताएगा, जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस दिन बैंक आपको कह रहा है कि उस दिन मार्केट में आपका जो लॉग रेट है वो 5% है, या वो आपको सवाल में 2 सिचुएशन बना देगा, ए और बी 2 सवाल। मार्केट में उस दिन जो बैंक में काइबोर रेट चल रहा है वो 3% है या 7% है। कितने परसेंट है? 3। इसका क्या मतलब है? लॉग रेट के मुताबिक आपको 5% इंटरेस्ट इनकम मिलनी चाहिए। कितनी मिलनी चाहिए? 5%। लेकिन आपको तो मार्केट में 3% मिल रही है, क्योंकि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फिजिकल डिलीवरी वाला नहीं है, कैश सेटल्ड है। तो जितना डिफरेंशियल है प्राइसेस में, वो आपने कंपनसेशन लेनी है या देनी है? किससे लेनी देनी है? FRA वाली पार्टी से। किससे लेनी है? बताओ भाई मुझे, कहाँ क्या कंपनसेशन? कंपनसेशन को गेन लॉस भी कह सकते हो। पहले वाले केस में लॉक रेट ये था कि हमें 5% इंटरेस्ट इनकम मिलनी चाहिए डिपॉजिटर को। मिल कितनी रही है मार्केट में? तो जितनी कम मिल रही है वो आपका नुकसान है, वो आपने रिकवर करना है। तो इधर आपने कंपनसेशन वसूल करनी है FRA के तहत, कंपनसेशन रिसीवेबल या रिसीव अंडर। इस कंपनसेशन रिसीव को गेन भी बोल सकते हैं। कितना रिसीव करना है गेन? 2%। ये रिसीव करना है। इधर क्या है? आपने जो लॉकिंग की थी कि हमें 5% भी इंटरेस्ट इनकम मिल जाए तो हम बहुत खुश हैं,
अल्लाह का शुक्र है। कितना मिल जाए? 5 ओपन मार्केट में आपको इंटरेस्ट इनकम 7 मिल गए। तो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा मिल रही है, जितनी ऊपर मिल रही है वो आपकी नहीं है, वो आपने FRA वाली पार्टी को 2% की कंपनसेशन पे करनी है। वो पता लग गया है? बस ये क्लोजिंग है इसकी। इसके बाद नेट आउटकम क्या निकालना है? नेट आउट तो तीसरा स्टेप क्या है? नेट आउटकम। अच्छा, कई बच्चे ना पहला स्टेप करते हैं इसमें, वो कहते हैं सर जी इतना आसान तो है, रेट लॉक किया है। दूसरा वो कंपैरिजन भी ये नहीं करते, वो कहते हैं हम तो डायरेक्ट अमाउंट निकालेंगे, नेट आउटकम डायरेक्ट भी कर सकते हो इसमें। ठीक तो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे ही नेट आउटकम निकालें कि आपको क्या कॉस्ट पड़ेगी या क्या इन्वेस्टमेंट पे इनकम आएगी। तो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे नेट कैश आउटकम निकाल लें। हाँ जी, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट या एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम, जैसे हम करेंसी ओपन मार्केट से बाय सेल करते थे वैसे एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम एट मार्केट रेट निकालें। क्या निकालेंगे? एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम। जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पर पहले केस में 3% था और ये अमाउंट निकालनी पड़ेगी आपको लोन के ऊपर। ठीक है, एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम एट मार्केट रेट निकालें। एक कॉलम में परसेंटेज लिख दें, दूसरे में अमाउंट लिख दें। अमाउंट निकालनी पड़नी है, वो कैसे? जितनी भी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी वो तो अभी आपने जैसे लोन पे निकाली थी, इनटू मार्केट का काइबोर इंटू T/12, जितने लोन ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 2 माह के लिए कर रहे थे, 2 माह के लिए कर रहे थे ना, जी तो यहाँ 2/12, 2 माह कहाँ से आ गए? 3 वो 3 माह बाद करना है, लेकिन करना ड्यूरेशन कितना है? इंटरेस्ट ड्यूरेशन के लिए मिलता है 2 माह। तो ये इनकम आ जाएगी आपकी, इसके सामने ही मैं लिख देता हूँ 3% के हिसाब से, और ये इनकम आ जाएगी इंटरेस्ट इनकम। नेट आउटकम में इंटरेस्ट इनकम निकालनी है। इसमें भी रेट पर है ना मुझे, ये रेट्स पर है ना मैं लिखने के लिए, लेकिन जब अमाउंट निकालनी है तो वो 2 माह की निकाल। मतलब किसने लिखा कि 3 मंथ्स का एक बार ये 3 मंथ्स काइबोर लिखा भी हो तो वो रेट पर है ना मैं। 3 मंथ्स काइबोर का मतलब है हर 3-3 माह बाद इंटरेस्ट रिसीव या पे होगा, ये मतलब है उसका। एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम के बाद बताओ भाई, कंपनसेशन पे करनी थी रिसीव करनी थी पहले केस में? हाँ, तो यहाँ लिखेंगे कंपनसेशन या गेन। जैसे फ्यूचर मार्केट में गेन लिखते थे वैसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंपनसेशन अंडर FRA। तो ये 2% की कंपनसेशन लेनी है, और अमाउंट कैसे निकालेंगे? वही अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू कंपनसेशन का जो रेट था इनटू लोन या इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, तो ये भी इनकम आ जाएगी। ये अब आपका फाइनल आंसर है, इफेक्टिव इंटरेस्ट इनकम। ये फाइनल इंटरेस्ट इनकम का आंसर है। ये 5% लॉक रेट के बराबर जवाब आएगा, जुगाड़ ये है, और ये अमाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने किसके लिए कराया फॉर्मेट स्ट्रक्चर? अगर हमारी कंपनी इन्वेस्टर की पोजीशन पे है, आज रेट लॉक किया, डेट ऑफ लोन पे, डेट ऑफ वापसी पे नहीं, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे जिस दिन आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या है, उसी दिन कंपैरिजन करके कंपनसेशन का तयन कर लो, और फिर वो कंपनसेशन रिसीव या पे करके नेट आउटकम निकाल लो। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे ही निकालते हैं नेट आउटकम, खत्म, बस इतना। ये उसके लिए बोरोवर वाला खुद बनाओ, चलो बोरोवर वाला फॉरवर्ड खुद बनाओ। चलो इसी को सवाल को अगर बोरोवर, अच्छा ये मैंने A किया था, B आपने खुद करना है। B वाले कॉलम में परसेंटेजेस और रुपीस खुद आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये B वाला जो था कि ओपन मार्केट में 7% काइबोर हो जाता है। चलो भाई शाबाश, बोरोवर के लिए खुद बनाओ, बोरोवर के लिए खुद बनाओ। अगर हमारी कंपनी बोरोवर की पोजीशन पर है, या सेलर ऑफ लोन इंस्ट्रूमेंट है, यही 3 स्टेप्स होंगे। एक स्टेप आज होगा हैच कंस्ट्रक्शन या ओपन द पोजीशन, वही
और डेट ऑफ लोन, बल्कि ऊपर और ले जाता हूँ क्योंकि एक लाइन में तो आ जाता है वो, और फिर नीचे भी ये क्लोज द पोजीशन। क्लोज पोजीशन का मतलब है कंपनसेशन निकालें, और आखिरी डेट ऑफ लोन पे नेट आउटकम। कई दफ़ा वो कहता है सिर्फ आंसर परसेंटेजेस में ही निकालो, फिर ये नेट आउटकम में रुपीस वाला कॉलम नहीं बनाते। वो पता लग रहा है? जी जी। मिसाल के तौर पर यही वाला ले लें, 3 to 5 FRA एट 5 to 8% है, कुछ भी एज्यूम कर लें। क्या एग्जांपल की थी जी पिछली? अच्छा 13 की थी, 14वीं एग्जांपल है, एग्जांपल 14। करें जी एग्जांपल, एग्जांपल ही करें आप, बस फॉर्मेट मुझे पता लग जाएगा अगर आपकी एग्जांपल सही हुई तो। ये वो वाला है जो पहले मैंने करवाया इन्वेस्टमेंट का, करें। एग्जांपल 14 है इस टॉपिक की। एक्सचेंज रेट तक 13 एग्जांपल थी। चलो भाई करें, शाबाश। तो उसे 12.9 के आगे और उसके आगे परसेंटेज आना चाहिए। वो नहीं दिया होता ऐसा, कई दफ़ा आना चाहिए, नहीं दिया होता तो वो बच्चे खपते रहते हैं ये क्या है, वो परसेंटेज ही है, वो नहीं दिया हुआ। ये ऐसे कई दफ़ा लिख देता आई कैप भी, ACC वाले भी। ठीक। अब ये 2 देखो ना, वी की शक्ल में लिखा है 3 to 11। और मजे की बात है उसने पहले बड़ा रेट दिया फिर छोटा रेट दिया। हाँ ये भी वो उसकी उसने मर्जी है। स्कैमरबाजी की है कि लोग अक्सर लेफ्ट वाले को उठा लेते हैं, राइट वाला पढ़ते ही नहीं। ध्यान से पढ़ना है, लो हाई कौन सा है, ये उल्टा सीधा करता रहता है वो। ये भी तबीयत उसने ना थोड़ी सी खराब की हुई है बच्चों। चलो भाई चलो।
उसने सवाल की तरतीब अपने हिसाब से कहा है, आप अपने स्टेप्स के हिसाब से भी कर सकते हैं या इस तरतीब से भी कर सकते हैं। जल्दी करो भाई, जल्दी करो जवानों। आज हमने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स भी करना है, कल ऑप्शंस करेंगे और इंटरेस्ट रेट का टॉपिक ख़त्म कल। हफ्ते वाले दिन स्वैप्स होंगे। आज क्या दिन है? जुमेरात है ना? आज जुमेरात है। जुम्मे को कल होगा इंटरेस्ट रेट ऑप्शन और प्लस प्रैक्टिस इसकी सारी। हफ्ते वाले दिन होगा स्वैप्स। इतवार वाले दिन होगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और सिलेबस ख़त्म। कैसा? इतवार को क्या डेट है? हाँ बात ठीक है, 3 तारीख को फारिग कर देना है ताकि आप तैयारी करें, टेस्ट लें आपका। हम टॉपिक वाइज टेस्ट रहते हैं अभी आपके, फिर टेस्ट लें। जो टेस्ट देगा और सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करेगा वही पास होगा, मैं बता दूं। इसको रोक ले फिलहाल, ये कर लेने देने, ऐसे टाइम ज़ाया हो रहा है।